वेलकम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है अल्टीमेट 4 एकेडमी ऑफ साइंस में। आई एम द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, माई सेल्फ इज अक्षय सर करके। ओके, तो आज जो हम चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर for point of view 11th standard and 12th standard, as well as if you are doing the study for JEE MSTCT in जो competitive exam के लिए determinant and matrices is the important chapter। ओके, तो आज जो कुछ भी डिटरमिनेंट हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जो कुछ बेसिक फाउंडेशन आपने 10th में पढ़ा है डिटरमिनेंट, आप सबको पता होगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑर्डर ऑफ 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, वो जस्ट हम कुछ ही देर में देखेंगे। बट जस्ट डिस्कस अबाउट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम फाइंड कैसे करेंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बच्चों, डिटरमिनेंट को हम फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, दो लाइन के बीच में जो कुछ भी हमको एलिमेंट्स दिए रहते थे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते थे। तो वो किस डिटरमिनेंट का था? वो था ऑर्डर 2/2 का डिटरमिनेंट फाइंड करना। पर अब 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में हमको क्या करना है? हमको 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जहां पर 3 रोज एंड 3 कॉलम रहेंगे। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एंड जो कुछ भी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो आगे के स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। डेफिनेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये डेफिनेशन एंड उसका एक्सपेंशन क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले डेफिनेशन में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा, और हमने 10th स्टैंडर्ड में किस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की थी वो भी आपको बताना चाहूंगा। ओके, सो जस्ट फर्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं ये सबको पता है, पर जस्ट हमको थोड़ा सा रिकॉल करना है जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। थोड़ा सा भूल गए होंगे तो हम उसको याद करेंगे। तो फिर सबसे पहले डेफिनेशन के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, इफ A, B, C and D are the four numbers, okay, if A, B, C and D are the four numbers, then determinant of, I am arranging here these four element in between two simple lines, that is called, we can say it is determinant lines। तो चलो देखो A, B, C and D like this, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट। ओके, तो इफ A, B C and D are the four numbers, एंड उसको हमने अरेंज किस तरह से किया है यू कैन सी हियर। और इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में क्या किया था बच्चों? हम लोगों ने इसको फाइंड करने के लिए 10th स्टैंडर्ड में सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, जो कि इस तरह से A into D minus B into C। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, सबको पता है कि नहीं? ये चीज हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। सबसे पहले A और D का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में माइनस, और बाद में C एंड D का मल्टीप्लिकेशन। तो
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जो कि डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट मींस सर क्या, तो डायगोनल एलिमेंट्स लाइक दिस A and D, इस वे से उसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट हियर इट इज यू कैन से C and B आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों के बीच में हमको क्या करना है, माइनस। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट द वैल्यूज दैट इज 1 -2 3 and 4। ओके, तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग फाइंड करेंगे और ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। जो 10th स्टैंडर्ड में आपने डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कर चुका है। तो जस्ट रिकॉलिंग हियर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमेशा इसी साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × -2 का करके रखते हैं तो उनकी वैल्यू अलग आती है और पूरा का पूरा प्रॉब्लम उनका गलत हो जाता है। पर ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो 4 × 1 फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3 × -2 इज इन द अनदर ब्रैकेट। ओके, तो 4 × 1 दैट इज 4 माइनस 3 × -2 -6। after then the value turn into minus minus plus and the answer we are getting now that is 10। Are you getting my point? मैं क्या बताने का यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन आपको सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट का करना है वो यहाँ पर चीज ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हमने 10th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट फाइंड किया है। ओके, तो अभी एक स्टेप हमको और ऊपर चढ़नी है ताकि अभी हम 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड में हमारा इंटर हो रहा है तो ये 10th स्टैंडर्ड को लेकर हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पार्ट लेंगे। तो उसके लिए भी अब थोड़ा सा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था वो किस तरह से फाइंड करते हैं और 11th में किस तरह से फाइंड करना है हम थोड़ी देर में देखेंगे। पर उससे पहले जो कुछ बेसिक पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस टू इन बिटवीन दिस टू लाइन्स। ओके, सो हियर आई विल कॉल इट एज A11, okay, then A12, then A21 and A22. Okay, the elements या फिर numbers which are present in between these two lines, these elements are called as cofactors। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज भूलना नहीं है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको 11th स्टैंडर्ड में मिलने वाला है। कोफैक्टर्स। ओके, सो ये जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोफैक्टर्स बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट लाइक हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे रो। तो ये क्या हो गई? रो 1 हो गई। एंड बिलो दैट द एलिमेंट आल्सो यू कैन सी हियर, उसको बोलेंगे रो 2। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी भी है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो जो कुछ भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टल में से है उनको हम क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे। दैट इज हियर इट इज यू कैन सी रो 1 एंड रो 2 एंड द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वर्टिकल मैनर। ओके, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वर्टिकल मैनर उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज कॉलम बोलेंगे, कॉलम। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कॉलम नंबर 1 एंड इट इज कॉलम नंबर 2, तो C1 एंड C2। ओके, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं रो 1 रो 2 C1 C2, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इज द इंपॉर्टेंट लिटिल बिट छोटा सा पार्ट है जो हमको आगे जाकर मालूम भी करना है और उसका यूज प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमको आने वाला है। तो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर तो वो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों? नंबर ऑफ रोज है 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम क्या है? दैट इज 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 2 × 2 या फिर 2/2।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो ये पहला वाला मैंने 2 लिखा है उसको मैं बोलूंगा रो, और जो दूसरा वाला 2 लिखा है उसको मैं बोलूंगा कॉलम। ओके, तो इस तरह से हमको ऑर्डर पता करनी है। जो कुछ भी ऑर्डर हमको है, ऑर्डर किस तरह से हम पता करेंगे? जहां पर नंबर ऑफ रो हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम हम काउंट कर सकते हैं, तो ऑर्डर यहां पर मैं लिखूंगा 2 by 2। इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट, तो क्या दिख रहा है आपको यहां पर? ओनली 2। ओके, इस तरह से हमने जो कुछ भी बेसिक पार्ट है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जाएंगे हम बच्चों थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड में, हमारा फर्स्ट क्या बोल सकते हैं हम उसको, फर्स्ट कदम रखेंगे या फिर फर्स्ट जो कुछ भी हमारा टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड में वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जस्ट पे अटेंशन केयरफुली। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने ऑर्डर बताया था वैसा ही ऑर्डर हमको 11th स्टैंडर्ड में देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दीज 2 डिटरमिनेंट लाइंस, आई विल राइट इट एज दैट इज A11, A12, A13। ओके, अभी देखो एलिमेंट बढ़ गया है एक, फिर आएगा A21, A22, A23, फिर आएगा A31, A32 एंड A33। ओके, इट इज क्लियर। तो अभी हमको 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में यही पढ़ना है। यहां पर देखो, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ऑर्डर क्या है। ये जो पर्टिकुलर डिटरमिनेंट मैंने लिखा है, यू कैन सी हियर, तो इसका ऑर्डर क्या है? तो चलो ऑर्डर चेक करते हैं बच्चों, साथ में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो आप इजीली बता सकते हो कि सर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ओके, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर? 3 रोज है, यू कैन क्लियरली सी हियर। एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स विच आर, आई कैन राइट हियर C1, फिर C2 एंड देन C3। तो नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो हम लोग इजीली इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? 3 by 3। तो इसका ऑर्डर आई विल राइट सिंपल इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझना जरूरी है। ओके, तो और एक चीज आगे में बताऊंगा मैं, ये जो कोफैक्टर्स हमने लिखे हैं बच्चों अंदर, ये जो A11, A12, A13, ऑल दीज कोफैक्टर्स। ओके, तो इसका कुछ जो बेसिक पार्ट में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि A11 लिखा मैंने, A11 लिखा, तो आप पूछोगे कि सर ये A11 यहाँ का 11 क्या है ये? इज इट क्लियर? तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा होगा कि A11 में इसको तो पता है कि सर ने कि इसको कोफैक्टर बोलते हैं, तो ये A11 में का ये 11 क्या है? तो ये 11 मींस बच्चों, पहला वाला 1 है रो और दूसरा वाला 1 है कॉलम। तो जब हम 3 by 3 का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसमें ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली यू कैन टेल हियर दैट इज A32 में ये पहला वाला जो 3 है उसको हम बोलेंगे रो, इट मींस थर्ड रो। ओके, इन दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट you can say here that is third row and second column। तो ये चीज हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जब कभी हम 3 by 3 का डिटरमिनेंट फाइंड करने जाएंगे तो ये चीज हमको पता रखनी है। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमको ऐसे भी मिलने वाले हैं जहां पर A11, A12, A13, इसमें का ये 1 क्या है, ये 3 क्या है, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये हमको पता रहना चाहिए। अगर नेक्स्ट स्टेप में कॉलेजेस में वगैरह आपको वाइवा में अगर पूछते हैं, वाइवा भी होता है, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, मैथ्स में आपको
11th एंड 12th स्टैंडर्ड में वाइवा भी आएगा। ओके, तो वाइवा में आपको पूछते हैं कि ये 1 और ये 2 क्या डिनोट करते हैं, तो हमको बताना आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ गई, सबको क्लियर हो गई? तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑफ ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों अभी यहाँ पर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये सबको आना चाहिए। ओके, तो चलो पे अटेंशन केयरफुली। तो ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, ऑफ ऑर्डर 3 है, क्यू ऑर्डर 3 है, यहां पर नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सो द ऑर्डर इज 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमको अभी फाइंड करना है डिटरमिनेंट, 3/3 का डिटरमिनेंट। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहली प्रोसीजर, सबसे पहले मैं बोलूंगा 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ यूज करूंगा R1 का। R1 मींस रो 1 का यूज करूंगा। 3/3 का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसके लिए सिर्फ मैं रो 1 का एलिमेंट का यूज करूंगा। तो सर फिर वो कैसे? तो फिर वो ऐसे। चलो देखो, ये R1 है, R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है बच्चों? A11। आई एम फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ओके, तो ये A11, A12 और A13 का ही हमको यहाँ पर काम है 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, A11 को उठा रहा हूँ, A11 को उठाने के बाद लिख दिया इक्वल्स टू के बाद में प्लस साइन के साथ। ओके, क्या किया मैंने? यू कैन सी हियर, मैंने क्या बोला है? सबसे पहले 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ कौन से एलिमेंट का काम है? R1 के एलिमेंट का काम है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो A11 है उसको उठाया, प्लस साइन के साथ लिखा, उसके सामने इनटू यानी डॉट, दो डिटरमिनेंट की लाइन, वेरी इजी, दो डिटरमिनेंट की लाइन, वेरी इजी। तो अभी ये देखो यहाँ पर A11, मैंने अभी आपको बताया था कुछ ही सेकंड पहले कि A11 का काम क्या होता है, यहाँ पर जो 11 उसका काम क्या है। तो चलो देखो यहाँ पर ये A11, जब मैंने A11 को उठाया, ये A11 मुझे क्या बोलता है? चिल्ला कर मुझे बोलता है ये A11, जो ये पहला वन है उसको बोलता है रो, और ये दूसरा वन है उसको बोलता है कॉलम। तो ये A11 क्या बोल रहा है मुझे कि सर जब मैंने इसको उठाया तो इन दो लाइन के बीच में क्या लिखना है? तो इन दो लाइन के बीच में बोलता है ये A11 कि फर्स्ट रो छोड़ो, A11 लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट रो छोड़ो, यू कैन सी हियर, एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ो, फर्स्ट रो छोड़ो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ो। तो यू कैन सी हियर क्लियरली द एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग। तो यहाँ पर A22, A23, A32 and the remaining is A33. Is it clear to all of you? A11 को उठाने के बाद A11 ने क्या बोला है कि दो लाइन के बीच में कौन से एलिमेंट लिखना है? So you can clearly see here. तो A11 बोलता है कि मुझे पूरे बाजू के एलिमेंट छोड़ दो और नीचे के एलिमेंट छोड़ दो, और जो कुछ भी आपको दिखाई दिए वो एलिमेंट लिखो। ओके, तो ये हो गया A11 का पार्ट हो गया। अभी मैं नेक्स्ट जाऊंगा A12 के पास। तो A12 के पास गया मैं, ये A12 के पास गया, तो A12 मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पर चिल्ला कर कि सबसे पहले मुझे सर साइन दो माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। A12 मुझे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मुझे साइन दो माइनस। इज इट क्लियर? तो मैं सबसे पहले साइन दे दिया माइनस, तो A12 यहाँ पर लिखा, और अभी A12 भी क्या बोलेगा? A12 के थोड़े से नखरे यहाँ पर ज्यादा हमको देखने हैं। ये A12 को जब मैंने निकाला, A12 क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मुझे माइनस साइन दो। माइनस साइन देने के बाद A12 फिर से क्या बोलेगा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट छुपा दो। A12 क्या बोलेगा यहाँ पर कि फर्स्ट रो के एलिमेंट छुपा दो। तो चलो ठीक है, A12 की बात मानते हैं। तो यहाँ पर A11 फर्स्ट रो के एलिमेंट छुपा दूंगा मैं, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट छुपा दूंगा, एंड जो एलिमेंट आप देख सकते हो क्लियरली वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जैसे कि A21,
इज इट क्लियर? फिर A23, फिर आएगा A31 एंड द रिमेनिंग इज A33। बिल्कुल इजी है कि नहीं? बिल्कुल इजी है कि नहीं? सिर्फ अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके आपको देखना है। तो चलो आगे में बढ़ेंगे, आगे में जाएंगे हम लोग A13 के पास। तो यहाँ पर A13 बिल्कुल सादा सीधा है। ये क्या बोलेगा कि सर मुझे प्लस ही साइन चाहिए। नखरे किसके थे? A12 के थे। पर A13 क्या बोल रहा है यहाँ पर? A13 बोल रहा है सर मुझे प्लस ही साइन चाहिए, तो प्लस के बाद मैं यहाँ पर दो दे दूंगा, दो डिटरमिनेंट के लाइन। अभी A13 चिल्ला कर मुझे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ दो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो और जो आपको दिख रहा है वो लिखो। तो वैसे ही मैं करूंगा। तो A21, फिर आएगा A22, फिर आएगा A31 एंड देन A32। तो ये हो गया बच्चों आपका डिटरमिनेंट फाइंड। इस तरह से आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आपको पता है। तो चलो चेक कर लो फिर से एक बार, पता है कि नहीं? तो ये A11 इनटू ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? जस्ट अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज A22 इनटू A33 माइनस A23 इनटू A32। इज इट क्लियर? तो ये हो गया पहला वाला। फिर माइनस, फिर आएगा A12 ब्रैकेट में मैं लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21 इनटू A33 माइनस A23 इनटू A31। ओके, फिर साइन कौन सा है? प्लस। फिर सिंपल A13 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज A13 इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द डिटरमिनेंट, दैट इज A21 इनटू A32 माइनस A22 इनटू A31। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट कैलकुलेशन आपको अच्छे से फॉलो करना है और कैलकुलेशन के बाद जो कुछ भी आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट का हमारा फाइनल आंसर होगा। Is it clear to all of you? I am again repeating the finding of determinant of any this kind of particular determinant is very much easy। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम किस में जाता है? कैलकुलेशन में। प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। ओके, तो इनका कैलकुलेशन हमको स्ट्रांगली आना चाहिए और उस कैलकुलेशन के लिए हम लोग जो अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल लेने वाला है तो उसको आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समझना है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन के लिए प्लीज रेडी रहो। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं? 2/2 का हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब हमको पढ़ना है कि 3/3 का डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करना है। 3/3 द ऑर्डर ऑफ 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड किस तरह से करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में एज पर बाय फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। सो आप लोगों ने अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करके देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इट इज अ वेरी इजी पार्ट। और अगर नहीं भी पता चला है तो आपको अभी इस एग्जाम्पल के ऊपर से हम लोग समझा के दे देंगे। ओके, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। जैसे कि द क्वेश्चन जो कि 2 मार्क के लिए 11th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, तो चलो बाय स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन यू हैव टू राइट आंसर इन एग्जाम एंड इन एवरीवेयर। तो जैसे कि इसका डिटरमिनेंट हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले बाय प्रोसीजर में इसको नाम दूंगा, दैट इज लेट a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 2 minus 4 7 minus 15। इज इट क्लियर? एंड देन ये जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है 2/2 ऑर्डर ऑफ 2/2 का डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं, दैट इज 2 इंटू माइनस 15 माइनस 7 इंटू माइनस 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन 2 इंटू माइनस 15 इज माइनस 30, फिर हो जाएगा माइनस 7 इंटू माइनस 4
दैट इज -28। इज इट क्लियर? फिर -30 माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज +28 एंड द आंसर यू विल गेट दैट इज -2। एंड इन लेफ्ट हैंड साइड when we finding the determinant, ये a का क्या हो जाएगा, determinant of a and the answer is in front of you. You can see here किस तरह से हमने order of determinant 2/2 का किस तरह से फाइंड किया है डिटरमिनेंट, और ये हमें 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जो मेन टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में हमको बेसिक का यूज करके डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करना है, हम अपना पहला पाव भी रख देंगे। ओके, सो जैसे कि इसको मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा आंसर बाय प्रोसीजर लेट a इज इक्वल्स टू क्या है यहां पर 3 - 4 5 1 1 -2 ओके, एंड देन 2 3 1 इज इन द थर्ड रो। यू कैन सी हियर। तो अभी इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू किस तरह से फाइंड करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलो देखो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था फॉर्मूले में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ r1 के एलिमेंट का यूज होता है। तो r1 का पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो 3। तो 3 को मैं उठा रहा हूं और लिख रहा हूं 3 into उसके सामने 2 डिटरमिनेंट की लाइन भी लिखूंगा बच्चों। तो 2 डिटरमिनेंट की लाइन के बीच में क्या लिखना है, तो ये जब मैंने 3 उठाया तो 3 क्या बोलता है कि बाजू के एलिमेंट दैट इज रो 1 के एलिमेंट छोड़ो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ो, फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ो। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर 1 - 2 3 and 1 है कि नहीं। यू कैन सी हियर। सो 3 के नीचे के एलिमेंट, 3 के बाजू के एलिमेंट, तो 1 - 2 3 1, वेरी इजी। तो ये हो गया 3 का काम। अभी जब नेक्स्ट पोजीशन पर जाएंगे तो ये -4 को उठाएंगे, -4 में यहां पर लिखूंगा, पर उससे पहले -4 क्या बोल रहा है चिल्लाकर कि सबसे पहले मुझे दो माइनस साइन। तो मैं उसकी फरमाइश यहां पर पूरी कर दूंगा। तो माइनस साइन दे दिया, फिर लिखेंगे -4 और उसके सामने इनटू में 2 डिटरमिनेंट की लाइन। इज इट क्लियर? फिर -4 क्या बोला मुझे कि जब मैंने उसको उठाया तो ये बोला कि रो 1 के एलिमेंट एंड कॉलम 2 के एलिमेंट छोड़ दो और जो आपको दिखता है वो आप लिखो। तो दिख रहा है कि नहीं आपको यहाँ पर? तो 1 - 2 2 and 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आगे बढ़ेंगे, 5 के प्लेस पर जाएंगे। तो 5 का प्लेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो 5 क्या बोल रहा है मुझे, 5 के सामने मल्टीप्लिकेशन में डिटरमिनेंट की लाइंस। 5 मुझे बोल रहा है बच्चों कि मेरे बाजू के एलिमेंट दैट इज रो 1 के एलिमेंट छोड़ो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ो। लेकिन ये बिल्कुल इजी है। उसके उन जो एलिमेंट रहते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओके, तो ये 5 का बोल रहा है कि उसके बाजू के और नीचे के एलिमेंट छोड़कर जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो लिखो। लिखने के बाद जो कुछ भी सिंपल कैलकुलेशन है वो हमको करना है, और कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आता ही है, दैट इज 3 into 1 into 1 1। दोनों के बीच में माइनस करना है, तो -3 into -2 ये होता है -6। इज इट क्लियर? ये होता है -6। फिर जाएंगे बच्चों आगे, यहां पर माइनस एंड माइनस यू कैन सी हियर, ये क्या आ जाएगा +4 into मल्टीप्लिकेशन में 1 into 1 दैट इज 1 -2 into -2 दैट इज -4।
Is it clear to all of you? Calculation is the biggest part while solving this type of problem, क्योंकि एक जगह पर भी आपने मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम वेस्टेज चला जाएगा, है कि नहीं। फिर लास्ट +5 ब्रैकेट में 3 into 1 3 माइनस करते हैं दोनों के बीच में 2 into 1 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और फिर क्या हो जाएगा, दैट इज 3, ये माइनस माइनस प्लस तो 1 + 6 देन +4 ब्रैकेट में अगेन 1 + 4 माइनस माइनस टर्न इनटू प्लस, ओके। फिर +5 into 3 - 1 3 - 2 दैट इज 1, ओके। सो 3 1 + 6 7, फिर हो जाएगा 4 दैट इज 5 एंड +5, सो 5 into 1 क्या लिखा मैंने डायरेक्ट 5, 7 3 are 21 plus 20 plus 5, so you can see here the value of this determinant is turned into 46. The addition of these three numbers is 46 and we get the determinant A is equals to 46. बिल्कुल इजी है कि नहीं? बहुत ही इजी है, बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां पर जाती है, जब आप लोग कैलकुलेशन का पार्ट करते हो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, उसी में ही गड़बड़ होती है। तो ये आपको कंटिन्यूअसली इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ भी कंसेप्ट है वो हमारे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहां पर हमने माइनस प्लस प्लस माइनस 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 की भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करके दिए हैं। यही जो डिटरमिनेंट है, इस पर एक पर्टिकुलर कंपलसरी क्वेश्चन आपको 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। एंड जब आप 12th स्टैंडर्ड में ए इनवर्स फाइंड करने जाओगे, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको ये डिटरमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। बिफोर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस वेरी क्विकली।